प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो वंस अगेन। एक्चुअली मैं बैंगलोर में घूम रहा हूँ और अभी मैं निकलने वाला हूँ एक म्यूजियम में। तो यहाँ से मुश्किल से चेन्ना स्वामी स्टेडियम पास में, जब मैं बचपन में क्रिकेट देखा करता था तो ये समझता था कि चेन्ना स्वामी जो स्टेडियम है वो एक्चुअली चेन्नई में है, बट वो है एक्चुअली में बैंगलोर में। तो यहाँ आने का कारण यही है कि बैंगलोर को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए। बेसिकली ये काफ़ी खूबसूरत सिटी है और यहाँ पे ज़्यादा टेक इंडस्ट्रीज फ्लरिश कर रही है। स्पेशली अगर देखा जाए तो इसे सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है इंडिया का, क्योंकि ज़्यादातर जो टेक कंपनियां हैं वो ज़्यादातर यहीं पे आके बेस बना के इन द कंपेरिजन टू द मुंबई अक्सर यही करती हैं। तो बैक टू द हिस्ट्री, यहाँ पे एक और व्यक्ति आता है घूमते घूमते आज से तकरीबन 150 साल पहले। सोचता है कि चलो देखते हैं इंडिया कैसा है। वो जब घूम रहा होता है तो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में राज कर रहे होते हैं। अब वो भी ब्रिटिश था, वो देखना चाहता था कि भाई यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है जो इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे डेवलप्ड हैं, इवन वो उनको गुलाम बना के रखते हैं तब भी। तो वो जब देख रहे होते हैं तब उनके दिमाग में एक चीज़ आती है और वो अपने डायरी में लिखते हैं यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर लोग काफ़ी गर्व करते हैं। तो अगर इन पे सच में राज करना है जो एक्चुअली उस वक्त कर रहे होते हैं वो, तो इनके एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म कर दो। उस महाशय का नाम था लॉर्ड मैकाले। तो 1835 का समय था जब लॉर्ड मैकाले एजुकेशन पॉलिसी लाते हैं और इंडिया में थोप देते हैं। ठीक उसके कुछ साल बाद यानी 1854 में वो डिस्पैच आया था जिसमें जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम था वो इंडिया में अप्लाई करना था, जिसपे ये कहा गया जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम है यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन का वो यहाँ पे अप्लाई करो और जो बेसिक एजुकेशन है वो उन्हें उनके लोकल लैंग्वेज में दो। यानी कन्नड़ है तो भाई कन्नड़, हिंदी है तो हिंदी, ये तमिल है तमिल, और जो हाई एजुकेशन है वो उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में देना कंपलसरी कर दिया गया। और उसमें कई सारे ग्रांट दिए जाते थे, खासकर वॉइस रॉयज या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि इंडिया में उस वक्त रहा करते थे, रूल किया करते थे, यानी बहुत बड़ा अफसर अंग्रेजों का। तो वो डिस्पैच लागू होता है और 1857 के बैटल के बाद यहाँ पे यानी चेन्नई में, मुंबई में और अब कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के खात्मे के बाद जब ब्रिटिश क्राउन कब्जा कर लेता है तो यहाँ पे वो यूनिवर्सिटी की स्थापना करते हैं और उन्हीं यूनिवर्सिटी के अंडर में रहते हुए यहाँ पे एजुकेशन फैलाया जाता है। अब एक्चुअल में ब्रिटिशर्स इंडिया की रीढ़ की हड्डी यानी एजुकेशन सिस्टम तोड़ रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर जो राजा महाराजा के बेटे बच्चे लोग रहा करते थे वो इन्हीं अंग्रेजों के स्कूलों में जाके पढ़ा करते थे और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में घुल मिल जाया करते थे। अब जो विरोध प्रदर्शन होने वाले रहा करते थे पहले के समय यानी 1857 के समय, वो अब नहीं हो रहे थे, और जो होने वाले भी थे वो टॉप मोस्ट लेवल पे नहीं थे। और जो अमीर जिनके पास काफ़ी सारे रियासतें थी और बाकी लोग जिनके पास धन था, इकोनॉमिक तरीके से काफ़ी मजबूत थे, तो उनका बच्चा पार्टी अब पढ़ने लगा अंग्रेज़ों के स्कूलों में, तो आधे से ज़्यादा वो अंग्रेज़ हो गए। जिनके यहाँ थाली में आप खाते हो उनके यहाँ छेद नहीं करते, ये भारतीयों की परंपरा रही है। तो अब लॉर्ड मैकाले अपने जो प्लानिंग है उसमें सफल होने वाले थे और होता भी वही है। आज का जो हमारा जो कल्चर है वो आज का एजुकेशन सिस्टम वो एक्चुअली में वेस्टर्न सिविलाइजेशन पे ज़्यादा डिपेंड करता है। उसका एक फ़ायदा भी हुआ, वो था अंग्रेजी भाषा सीखना। तो दुनिया के जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके सीईओ प्रेजेंट टाइम में इंडियंस हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस हम काफ़ी गरीब थे, मगर प्रेजेंट टाइम में यानी 21st सेंचुरी में हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं और आगे चल के डेवलप होने वाले हैं। तो बेशक ड्रॉबैक थे, जैसे कि गुरुकुल बंद हो गए, जो एक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का जो रिश्ता रहा करता था, भगवान और शिष्य के बीच का रिश्ता, वो अब खत्म हो गया। आज के ज़माने में टीचर की क्या इज्जत है स्टूडेंट के मन में वो आप जानते ही हैं। खैर 1857 के बाद आता है 1860 और महीना था सितंबर और दिन था या तारीख थी 15। तो 15 सितंबर 1860 में मैसूर राज्य में एक बच्चे का जन्म होता है और उस बच्चे का नाम रहता है मोक्षगुंडम। खैर उनके जो पिताजी थे वो एजुकेशन के लिए काफ़ी उन्हें प्रोत्साहित किया करते थे, क्योंकि उनके पिताजी स्वयं संस्कृत के विद्वान थे। तो मैंने आपको जो कहानी सुनाई थी कि अब जो एजुकेशन सिस्टम हो गया वो उस वक्त की बात कर रहा हूँ, तो वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन पे ज़्यादा बेस था, तो संस्कृत का ज़्यादा महत्व रह नहीं गया। इवन उनके पिताजी यानी मोक्षगुंडम के पिताजी काफ़ी बड़े विद्वान थे, लेकिन फिर भी उनके पास धन की कमी थी। लेकिन उनके जो बेटे थे काफ़ी टैलेंटेड थे, पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज थे, तो उन्होंने सबसे पहले
मास्टर की डिग्री हासिल की आर्ट्स में। और फिर वो एक राजा के पास जाते हैं और राजा उन्हें स्कॉलरशिप देते हैं कि आप जाओ पढ़ो। तो वो पुणे चले जाते हैं और पुणे में वो इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं। उनका नाम पूरा था मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया और आगे चल के वो भारत के एक महान इंजीनियर बनते हैं। और उन्हीं के जन्मदिन यानी 15 सितंबर के दिन को भारत में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। तो हैप्पी इंजीनियर्स डे। और मैं फिलहाल एम विश्वेश्वरैया म्यूजियम की ओर बढ़ रहा हूँ। दिख नहीं रहा, अच्छा वो चिन्ना स्वामी स्टेडियम, और चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बगल में कुब्बन पार्क, विश्वेश्वरैया म्यूजियम। थैंक यू। तो ट्रैफिक तो बड़ा एक्चुअली में क्या है ना कि बेंगलोर को वेल डेवलप्ड तो किया गया, मगर जो प्लानिंग की गई सिटी वो थोड़ी बेकार थी। ये स्टार शेप प्लानिंग किसी भी सिटी के लिए यानी डेवलपिंग या डेवलप्ड सिटी के लिए या अपकमिंग उसको बढ़ाने के लिए बहुत बेकार है। प्रॉब्लम ये होती है कि सारी के सारा ट्रैफिक सेंटर में आके अटक जाता है। जाने के लिए और निकलने के लिए कोई रास्ता रहता नहीं है। सिटी के लिए ज़्यादातर जो ट्रैफिक होता है और प्लानिंग होती है वो बेस्ट होती है कि ब्लॉक बेस बनाया जाए। तो ब्लॉक में अक्सर होता ये है कि 4-5 इकट्ठा बिल्डिंग होती है, उनके चारों तरफ 4 रोड होती हैं। तो अगर आप एक रोड में फंस रहे हो तो निकल जाओगे, मगर स्टार बेस पे आप निकल नहीं सकते। इसीलिए जब भी यहाँ पे काफ़ी बरसात होती है तो ट्रैफिक जैम काफ़ी लंबा हो जाता है। और यही इंडिया की ज़्यादातर सिटियों की प्रॉब्लम है। इससे निजात पाने के लिए 2 ऐसी सिटियाँ हैं जो अच्छा एग्जाम्पल है ब्लॉक बेस पे, वो है चंडीगढ़ और दूसरा है मैसूर। तो आप चंडीगढ़ और मैसूर में ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत कम पाओगे क्योंकि वो ब्लॉक बेस पे है। अगर एक रास्ता अगर ब्लॉक भी हो गया तो आदमी राइट या लेफ्ट मुड़ के दूसरा रास्ता पकड़ सकता है। लेकिन बेंगलोर में ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे देखो, ये सीधे रोड गई है, उधर से सीधे रोड गई है। रोड तो जा रही है लेकिन दिक्कत ये है कि अगर किसी को कहीं और टर्न करना है तो टर्न नहीं हो पाएगा क्योंकि अगल बगल राइट लेफ्ट दोनों तरफ काफ़ी सारी बिल्डिंग है और बीच में कोई रास्ता है नहीं। तो ये प्रॉब्लम रहती है स्टार बेस पे। कहाँ है विश्वेश्वरैया जी? वेलकम टू द म्यूजियम, एम विश्वेश्वरैया म्यूजियम। टिकट तो यहाँ पे एक्चुअली में साइंस स्क्वायर 3D मूवीज़ चालू होने वाली है। तो आप 3D मूवी देख सकते हैं, लेकिन 40 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। 50 रुपये जो है नॉर्मल टिकट का प्राइस है। और जैसे एंट्री करोगे तो राइट साइड चढ़ जाओ तो राइट साइड में शो चलता रहता है। तो अभी जो शो है वो 2:45 पे है। बाद में मैं दिखाऊंगा कि यहाँ अंदर है क्या क्या। तो एक्चुअली कब से ढूंढ रहा था कि 3D शो वाला है कहाँ। मैं सोच रहा था कि ये पूरा 3D शो का है, बट एक्चुअली में 3D शो यहाँ पे हो रहा है। एक छोटा सा रूम है, वहाँ पे जाएगा। ये रहा, ये ब्लू मैजिक वाला 3D शो। A few moments later. वेव मोशन, यहाँ पे एक लीवर है तो घुमाते जाओ। हर जगह एक बटन दे रखी गई है ताकि दबा दबा के देखो कि चल रहा है नहीं चल रहा है। अब ये भंवरा बंद हो गया, भंवरा बंद हो गया। भंवरा बनाना है तो बटन दबाओ। भंवरा बन गया। देखो इल्यूजन, लिक्विड पेंटिंग। इसको टेढ़ा करो तो पेंटिंग बनेगी, और इसको नीचे कर दो, ये शीशे में सामने पेंटिंग दिखेगी। और एक ये इम्पॉसिबल मिक्सचर, सीधा रखोगे तो एक ही कलर रहेगा, और जैसे घुमा दोगे 3 कलर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 कलर हो गया। ओके, 3D शैडो। अब क्या है, कैमरे में एक ही लेंस है और यहाँ पे 2 है, एक नीला है एक लाल, मतलब एक हरा है एक लाल। दोनों आंखों से देखेंगे तो शेप जो है वो एक दिखेगा और उसकी एक परछाई दिखेगी।
नहीं एक्चुअली एक ही दिख रहा है, हाँ एक दिख रहा है और एक परछाई दिख रही है, जबकि सिंगल में नहीं दिखता। तो यहाँ पे ऐसा है कि इधर देखोगे तो आपका पिछवाड़ा दिखेगा और दिख भी रहा है। ये देखो इधर मैं हूँ और इधर यहाँ पे चारों तरफ कांच ही कांच लगे हुए हैं, तो सामने देखता हूँ तो मेरा पीछा दिखता है, सामने नहीं दिखता। जैसे अंकल जी मेरे पीछे खड़े हुए हैं और वो देख रहे थे अपने आप को, बट एक्चुअली में मेरा पीठ दिख रही है। ये पूरा कांच है अंदर जो कि पूरा रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पे भी कांच बना हुआ है, यहाँ से पूरा रिफ्लेक्शन होते 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 पीछे आता है और पीछे मेरी पीठ दिख रही है। यहाँ पे जो 3D मूवी है वो 40 रुपीज़ की आपको दिखाई जाएगी, 40 रुपये की। पहले कभी 3D मूवीज़ नहीं देखी है तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने 3D मूवी देखी है तो ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि एक्चुअली कुछ खास है नहीं। तो अगर आप पहली बार जा रहे हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं, तो ज़रूर 3D मूवी देखें। हेलो अभी मैंने अंधेरा किया हुआ था, तो मतलब लाइट जल रही है इसकी, तो यहाँ पता नहीं चल रहा था। ये सामने जो ग्लास है ये, तो इसमें कुछ पता नहीं चल रहा था। जैसे मैंने इसकी कैमरे की लाइट जो ऑफ की, सामने मेरे सर के ऊपर भूत बना हुआ है। तो प्रोसीजर ये है कि पहले ये ऊपर वाली लाइट है ये जलती रहेगी, ठीक है, और थोड़ी देर में ये ऊपर वाली लाइट जो है जलती रहेगी और थोड़ी देर में ये लाइट बंद हो जाएगी। और जैसे लाइट बंद होगी सामने भूत दिखेगा, क्योंकि मैं बगल में यहाँ पे बटन दबाऊंगा, बटन दबाऊंगा तो ये लाइट बंद हो जाएगी और थोड़ा अंधेरा रहेगा और अंधेरे में मेरे सर के ऊपर भूत दिखेगा। तो मैं सोचा कि इमेज बदलेगी तो सच में भूत है। एल्यूजन काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छी बात है। तो बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए, सबके लिए बढ़िया है, कुछ ना कुछ यहाँ पे है। तो एम विश्वेश्वरैया म्यूजियम ज़रूर आएँ। और यहाँ पे ये मैंने इमेज देखी थी जहाँ पे अपना सर कटाने का रहता है, यहाँ पे सर कटाओ कुछ इस तरह से, हेड ऑन अ प्लेट। हेलो बढ़िया और घुमाते रहो। यहाँ कोई सेंसर लगा हुआ है, सेंसर के ऊपर हाथ डाल दो तो म्यूजिक निकलता है। अच्छा, ये ऊपर से लाइट है वो जल रही है और ये नीचे पूरा कर्व ग्लास बना हुआ है, और इस कर्व ग्लास के बीचों बीच हाथ रखोगे तो गर्मी लगेगी, पूरी गर्मी है। ये सोलर पैनल की तरह है, ये है साइंस का जादू। और ये है वो बटन, और ये मैंने दबाया, अंदर जो है कांच है, और कांच जो है कर्व यानी टेढ़ा मेढ़ा कटा हुआ है, लेकिन जो अंदर जो स्टिक घूम रही है वो एक्चुअल में स्ट्रेट है, सीधी है, लेकिन कर्व ग्लास के बीचों बीच से निकल रही है। नाइस। साइंस म्यूजियम जो है कमाल का है, बरनौली प्रिंसिपल। जो मैंने पढ़ी थी, हवा आ रही है, हवा इन दोनों के बीच से जा रही थी, तो इन दोनों को बॉल को टच करना था और टच रहना था, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए टच हुआ, कहाँ टच हुआ, वो टच होगा, टच हुआ ही नहीं। तो बरनौली प्रिंसिपल में कुछ गड़बड़ है, नहीं प्रिंसिपल बढ़िया होगा या फिर कुछ मशीन में गड़बड़ होगा। ये है मैग्नेट, नॉर्थ साउथ होगा जुड़ेगा, अगर नॉर्थ नॉर्थ होगा तो जुड़ेगा नहीं, इसलिए जुड़ नहीं रहा है। ये देखो, इन्हीं के काल में ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन, रोटेंट्री पार्टी बेंजामिन फ्रैंकलिन के टाइम में ही हुई। तो यहाँ पे सब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, तो भाई साहब जिनको बिजली से प्यार है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से, वो यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे कई सारी चीज़ें यार देखने के लिए,
एक नंबर का म्यूजियम है यार, कम से कम यहाँ कुछ करने को तो मिल रहा है, नहीं तो बाकी म्यूजियम में जाके कुछ खास मिलता नहीं है। इसमें भी यहाँ पे लाल बत्ती पीली बत्ती, ये मैग्नेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। अच्छा ये डैम का है, ये डैम है तो यहाँ से पानी आएगा और इसमें मतलब मोटर में जाएगा और मोटर घुमाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। तो ये एक्चुअल में यहाँ पानी है, तो मान के चलना है कि ऊपर से नदी से पानी आ रहा है और ये डैम का रोटेटर है, और इसी डैम के रोटेटर में पानी गिरेगा और पानी गिरने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी और ये चलेगा। तो जला के देखते हैं। अरे जल गई। मैंने बिजली बना ली, स्वदेश हाइडल पावर, ये विंड पावर। अच्छा तो ये यहाँ से चलेगी हवा, हवा चलेगी तो बिजली बनेगी। ये मैंने पंखा चला दिया है और ये बगल में बिजली बन रही है। यहाँ पे बिजली किस तरह से बनती है और बनने के बाद कहाँ कहाँ जाती है, ये सब इसमें दिखाया गया, पूरा मॉडल बनाया गया। बढ़िया, जिम में इस तरह की मशीन हो तो बढ़िया है, तो जिम का कम से कम पैसा वापस आ जाएगा। फील द टिंगल। तो भाई व्हाट टू डू, होल्ड द पोल विद हैंड, कैन यू फील द माइल्ड शॉक, व्हाट। यहाँ पे लिखा डू नॉट टच, ऊपर से बोल रहा है कि होल्ड द पोल। भाई बिजली से मैं पंगा नहीं लेता, दूर रहता हूँ। हेयर ड्रायर पीछे पकड़ा हुआ है। Press the switch and speak. Hello. Ask your friend to listen to your voice on the other side. Can you see your friend's video on the screen? No, there's no friend of mine here. There's no friend, but there's a screen going on and there's a lady behind me. Hello, mic testing 1 2 3 1 2 3. Hello. आवाज ही नहीं आ रही. Okay, press the switch and speak. Hello. 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 Yes, I can hear you. नॉट वर्किंग। सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मैं हूँ इस वक्त तमिलनाडु में, और तमिलनाडु की जो फिलहाल वेदर कंडीशन है वो लगातार खतरनाक होती जा रही है। तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि छतरी और रेनकोट लेके चलें। और नागपुर में जो है घनघोर बादल से बरसात होने वाली है। थोड़ी देर बाद जो है नागपुर से बादल आते हुए बढ़ते हुए कहाँ जाएंगे, हम चलते हैं सीधे मुंबई की ओर। मुंबई में जो है वहाँ भी बरसात होने वाली है, और लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुंबई में जो है अपनी छतरी लेके चलें और बच्चों को जो है स्कूल भेजने से थोड़ा सा रोकें, क्योंकि जब पानी गिरता है तो बच्चे स्कूल जाने के बजाय खिड़की से बाहर देख के बारिश का मजा लेने लगते हैं। आगे चलते हैं हम नई दिल्ली में। नई दिल्ली में पानी बहुत तेज से गिरने वाला है, जैसा कि आप देख रहे हैं। वहाँ पे यानी नई दिल्ली में जब पानी गिरेगा तो वहाँ पे रोड जैम यानी ट्रैफिक जैम होने की ज़्यादा कंडीशन ज़्यादा है, मतलब चांसेस ज़्यादा है। और वहाँ पे अगर चांसेस ज़्यादा रहेंगे तो राष्ट्रपति अगर गाड़ी लेके निकलेंगे तो ट्रैफिक जाम हो सकता है। और हम आगे चलते हैं कलकत्ता में। तो कलकत्ता में जो है वहाँ ही पानी गिरने वाला है और अम्फान तूफान आने वाला है, जिसकी वजह से कई लोग की मरने की संभावना, मतलब कि मृत्यु होने की संभावना ज़्यादा है। तो अम्फान तूफान से बचने के लिए कोलकाता के रोड सड़कों से बच के रखें। कभी कभी होता क्या है कि जो बे ऑफ बंगाल की जो नदियों की जो मछलियाँ हैं वो सड़कों पर आ जाती हैं और तैरने लगती हैं, तो स्विमिंग पूल बना देती हैं। थैंक यू फॉर बीइंग वेदर रिपोर्टर। तो ये था मेरे द्वारा वेदर रिपोर्टिंग। मज़ेदार प्लेस है, चाहे आप छोटे हों चाहे बड़े हों, यहाँ पे अगर आप आते हैं तो देख सकते हैं, सीख सकते हैं। IBM कार्ड रीडर, ओहो। तो यहाँ पे जो IBM मशीन, IBM कंपनी थी, आई थिंक शायद अमेरिकन कंपनी है, तो उन्होंने कंप्यूटर और रिकॉर्डर बनाने का प्रयास किया था। वेलकम टू इंजन हॉल। और शुरुआत में ही डायनासोर इनक्लेव मिल गया हम लोग को। यहाँ पे खूब सारे डायनासोर इनक्लेव हैं, और मेरा जो वज़न है वो 69 के लिए 69 ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो बराबर है। और ये है वर्ल्ड फेमस स्पाइनोसॉर, जिसे आज तक ये माना जा रहा था
आज तक क्या, आज तकरीबन 1 साल पहले तक। ये टायरानोसॉरस रेक्स से भी ज़्यादा खतरनाक है और क्रिटेशियस जो पीरियड है उस वक्त आया था। तो जुरासिक और ट्यूरासिक के बाद आता है क्रिटेशियस जो लास्ट था। बट रिसेंटली की जो डिस्कवरीज हुई है उसमें पता चला है कि ये एक्चुअली पानी का जीव था यानी ये पानी में रहता था। और शुरू में दिखाया गया था कि इसके छोटे छोटे हाथ हैं, वो छोटे छोटे हाथ नहीं थे क्योंकि इसकी जो पूरी बॉडी है वो आज तक पाई नहीं गई, सिर्फ ऊपर के स्पाइंस पाए गए। और इतने बड़े स्पाइंस लेके तो क्या करता, इसकी दहाड़ तो बिल्ली भी न भागे, इतना बेचारा कहाँ कर रहा है, जैसे कोई बीमार उमार हो। एरोप्लेन का रेप्लिका, तो ये जो है इसमें एरोप्लेन था और एरोप्लेन में जो महाशय लेटे हुए हैं वो इस तरह लेट के प्लेन उड़ाए थे, वाइट ब्रदर्स। और यहाँ नीचे पूरे के पूरे प्लेन्स और गाड़ियों के इंजन्स हैं, तो एरोप्लेन के इंजन है सब, क्या बात। और ये द हिस्टोरिकल फर्स्ट फ्लाइट। और ये है वाइट ब्रदर्स, लेट के एरोप्लेन उड़ा था पहली बार क्योंकि उसमें कॉकपिट था नहीं और चलाना था और पेटेंट करवाना था, दिखाना था। और फिर वर्ल्ड वॉर 1 में नॉर्मली सप्लाईज के लिए ही यूज़ किया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 में तो एकदम रूथलेस, मारो, कैट फाइट, डॉग फाइट, प्लेन्स में डॉग फाइट होती थी ना, कैट फाइट। तो ये है कोलंबियन प्रिंटिंग प्रेस और इसको कुछ इस तरह से दोनों हाथों से पकड़ के दबाया था। यहाँ पे नीचे कागज़ रख दिया था और यहाँ पे प्लेट्स रहती थी जिसमें कई सारे अक्षर छपे रहते थे और उन अक्षरों को उनमें इंक लगा के दबा दिया था। एक एक करके कागज़ में प्रिंट से बुक बनाई जाती थी। तो कई सारे जो बुक्स हैं उस ज़माने में ज़्यादा रिलीजियस बुक हुआ करती और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हुआ करते थे टॉप लेवल वो अपने काम करवाते थे। आज के समय में बुक्स वो नॉर्मली सबके पास है, सबके पास अवेलेबल है, नॉर्मल पेपर सबके पास अवेलेबल है, जिसकी वजह से एजुकेशन फ्लरिश कर रहा है। सारी गेंदे उड़ रही हैं यहाँ पे। ये पूरा का पूरा प्लेन और इंजन वाला सेक्शन बढ़िया है। ये रहा स्टीम इंजन का एक छोटा सा उदाहरण। तो आपको दिखाते हैं बस छोटा सा जो कि एम विश्वेश्वरैया जी के लिए है। ये रहा, तो ये हैं एम विश्वेश्वरैया जी। कहते हैं ये 101 साल या 102 साल जीवित रहे। 1860 में इनका जन्म हुआ था और 1862 में इनकी मृत्यु हुई। दूसरी बात ये है कि इनके जीते जी स्टाम्प पोस्टल कार्ड होते हैं ना वो जारी कर दिए गए थे और 1955 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था इनके द्वारा करे हुए कॉन्ट्रीब्यूशन। स्पेशली जब ये मैसूर राज्य में थे, जब ब्रिटिश शासन चल रहा था तो एक तरह से दीवान घोषित कर दिया गया था मैसूर राज्य के और इनके द्वारा कई सारी एजुकेशन पॉलिसीज लाई गई जो मैसूर राज्य चल रहे थे इनके समय में। तो जो इलाके मैसूर राज्य के अधीन थे वहाँ पे उन्होंने कई सारे एजुकेशन रिफॉर्म्स लाए, जैसे कि कॉलेज खोलना और कई सारे डैम्स बनवाना और रोड्स बनवाना और जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके लिए स्कूल्स खोलना। कह सकते हैं कि खूब सारे जो रिफॉर्म्स नॉर्मली थे एजुकेशन के बेस पे वो काफ़ी सारे इनके द्वारा यानी इनके द्वारा किए गए। यहाँ पे प्लेन भी रखा हुआ है। वाह, होप ये आपको टूर छोटा सा पसंद आया हो। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।